नमस्ते स्वाति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ। ओके। तो पीपीटी पूछो। शेयर हो रहा हाँ, ये ओके। तो प्रेजेंटेशन विजिबल है। हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर जीवी परिस्वाद जी, प्रिंसिपल पीसीसीओ, पद्मश्री श्रीमती लीला पूनावाला किसी कारण से आज उपस्थित नहीं हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत अभिवादन। लीला फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं डॉक्टर कोल्टे एचओडी, डॉक्टर सोनाली एवं डॉक्टर अंजना जी एवं हमारी जो कन्वीनर हैं डॉक्टर स्वाति जगताप। आप सभी का मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं और वही देश का भविष्य जो है नेतृत्व करने वाले हैं। और आज नेतृत्व क्षमता पर मुझे बोलना है। तो निश्चित रूप से अभी हम जितने भी विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, वर्कशॉप और सेमिनार्स कर रहे हैं, तो कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर के हम सभी बातचीत कर रहे हैं। तो मैं भी आज नेतृत्व के जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेज हैं उनको लेकर के आज आपके सामने बात को रखने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम कोई भी नेतृत्व जो है वो कोई व्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है हमको, लेकिन ये सारा नेतृत्व जो है वो किसी विचार का होता है और उस विचार का धारक वाहक जो है वो मानव संतान होती है। तो हम अभी ऐसा पहचानते हैं कि कोई व्यक्ति लीड कर रहा है, जबकि ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी विचार को लीड कर रहा है और वो विचार जो है वो समाज में व्यक्ति मानव से लेकर के और परिवार, समाज और पूरे विश्व तक उसका फैलाव होता है। तो अभी जिस प्रकार की जो विचारधाराएं समाज में पहचानी गई हैं, जिन विचारधाराओं को मानव ने नेतृत्व किया है, वो विचारधाराएं दो प्रकार की हैं। एक प्रकार की विचारधारा का जो उपयोग मानव जाति ने किया है उसको हम उस विचारधारा को हम लोग कहते हैं आदर्शवादी विचारधारा, जिसके अध्ययन के केंद्र में ईश्वर था और ऐसा माना गया था कि इस पूरे अस्तित्व को किसी ईश्वर ने बनाया है और उसके आधार पर ही सारा हमारी शिक्षा व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म व्यवस्थाएं और मानव के जीने की भी व्यवस्थाएं उसी आधार पर बनी और उस विचारधारा पर का नेतृत्व हजारों साल तक मानव ने किया। और ये जो भी नेतृत्व क्षमता है विचार के आधार पर, उसका जो उद्देश्य होता है वो सर्व मंगल की कामना होती है। हम किसी भी शुभ के लिए ही कोई कार्य करते हैं, किसी विचार का नेतृत्व करते हैं, किसी व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकारते हैं और किसी विचार का नेतृत्व करते हैं। तो कभी हम उस नेतृत्व को करते भी हैं और कभी हम उस नेतृत्व को स्वीकारते भी हैं। ये दोनों प्रकार से, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी मानव संतानें जो हैं किसी विचार का ही नेतृत्व स्वीकार्य रहती हैं, किसी विचार के ही नेतृत्व को करती भी हैं। तो हमको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से स्वयं में समझ लेनी होती है कि हम विचार का नेतृत्व कर रहे हैं और ये विचार जो है हमारी सारी व्यवस्थाओं में, हमारी मानसिकताओं से लेकर के परिवार से, समाज से और विश्व तक पहुंचती हैं। तो जो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो अभी मैं दो प्रकार से इसको एनालिसिस करूँगी और तीसरा जो एनालिसिस में है जिससे आप परिचित हैं, जो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है और एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। तो मटेरियलिस्टिक अप्रोचेज जो हैं, जो जिसको विज्ञानवादी विचार बोलते हैं या पदार्थवादी चिंतन बोलते हैं, जिसके चिंतन के मूल में पदार्थ है। और आदर्शवादी चिंतन में ये माना गया था कि ये अस्तित्व का जो उपज है वो चेतना से पदार्थ पैदा होता है। और पदार्थवादी जो चिंतन है उसमें कहा जाता है कि पदार्थ से चेतना पैदा होती है। लेकिन अभी ये दोनों विचारधाराएं जो हैं वो मान्यता पर आधारित हैं, क्योंकि अभी चेतना से पदार्थ को किसी ने पैदा होते नहीं देखा है और पदार्थ से चेतना को किसी ने पैदा होते हुए नहीं देखा है। और वर्तमान तक आप लोग जिस शिक्षा को पढ़ते हैं, हम लोग जिस विचार का नेतृत्व अभी स्वीकार्य हुए हैं, जिस नेतृत्व के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं, वो सब इन्हीं दोनों विचार के आधार पर हैं। तो ये विचार जो हैं किस प्रकार से इंटीग्रेटेड है हमारा जीना, पहले हम उसको समझ लें, तब जाकर के ये विचार का जो प्रभाव है वो कहाँ तक पहुँचता है। क्यों हम किसी नेतृत्व को स्वीकारते हैं और वो हमारे आशय को पूरा नहीं करता है,
और जब तक मानव की जो अपेक्षित आशा है सर्व मानव के सुख की या सर्व मंगल की, वो पूरी नहीं होती है, तब तक हम बहुत प्रकार के विचारों का प्रयोग करते ही रहता है मानव। क्योंकि किसी भी मानव की अंततः जो उपलब्धि है वो समाधान तक पहुंचना है, सर्व मंगल तक पहुंचना है। हर मानव संतान जो है वो स्त्री हो या पुरुष, अभी यहाँ हम स्त्रियों के संदर्भ में बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक हम जिन विचारधाराओं को हमने लीड किया है या जिन विचारधाराओं ने हमें लीड किया है या हम जिनसे सहमत रहे हैं, वो सारी विचारधाराएं अभी मानव के रूप में मानव संतानों को नहीं पहचानती हैं। वो स्त्री या पुरुष के रूप में ही मानव संतानों को पहचानती हैं। तो इसलिए भी स्त्री पुरुष की जो मानसिकताएं हैं वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही है। इसलिए जो हमारी अपेक्षाएं हैं किसी भी नेतृत्व की, जो समानता की होती हैं, जो नैतिकता की अपेक्षाएं होती हैं, तो वो अपेक्षाएं अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि हो गया है और उससे जो हम ये मान लेते हैं कि कोई समाधान निकल गया है। लेकिन फिर भी इतनी विविधकारी मानसिकताओं का जो नेतृत्व आज तक मानव जाति ने किया है, उस नेतृत्व के बावजूद भी स्त्रियों को जिस प्रकार की स्थिति है, मैं आगे उसका विश्लेषण करूंगी। तो यहाँ पर अभी मैं नेतृत्व का विश्लेषण कर रही हूँ, जिस प्रकार के नेतृत्व के आधार पर हम मानव अभी तक वर्तमान तक अपने सारे क्रियाकलापों को करता है। तो वो सारा नेतृत्व जो है वो खंडित मानसिकताओं का नेतृत्व है, क्योंकि और वो मान्यताओं पर आधारित है। अभी ये दोनों चीज़ें जब तक वेरीफाइबल नहीं है तब तक हम उसे मान्यता ही मानते हैं। तो अभी हम ऐसा मान करके चलते हैं कि सब कुछ प्रूव है ना, लेकिन वो प्रूव जिस बेसिक थ्योरी के आधार पर है वो या जिस बेसिक दर्शन के आधार पर है वो अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी होने की आवश्यकता है। ये तो हम सभी लोग बहुत आसानी से इसको पहचान ही सकते हैं। तो ये जो मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ ये एक सहअस्तित्ववादी विचार है जो वर्तमान में भारत के शिक्षा जगत में धीरे धीरे इसको ले जाने के प्रयास में हैं हम लोग। क्योंकि ये जो पूरा नेचर है या ये पूरा एग्जिस्टेंस है, मानव उसमें एक छोटी सी इकाई है। जैसे आपको इस चार्ट में शो हो रहा होगा कि मटेरियल ऑर्डर, पदार्थावस्था मतलब मटेरियल ऑर्डर, जीवावस्था मतलब एनिमल ऑर्डर, है ना, और प्राणावस्था मतलब बायो ऑर्डर, और उसके बाद ज्ञानावस्था मतलब ह्यूमन ऑर्डर। तो इस प्रकार से पहले मटेरियल ऑर्डर है, फिर बायो ऑर्डर है, उसके बाद जीवावस्था मतलब एनिमल ऑर्डर है। ये तीनों क्रम से अस्तित्व में आए धरती पर, उसके बाद मानव है। तो मानव ही नेतृत्व को करता है और ये नेतृत्व परिवार से लेकर के समाज और फिर विश्व तक जाता है। तो अभी हम जब समाज शब्द का उपयोग करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी हम समाज के रूप में नहीं हैं, समुदाय मानसिकताएं हमारा नेतृत्व कर रही हैं। इस बात को हमको समझना होगा, है ना। तो ये मानव जो है वो प्रकृति के साथ, जो प्रकृति जो है, ये तीनों अवस्थाएं जो मटेरियल ऑर्डर है, बायो ऑर्डर है और एनिमल ऑर्डर है, ये तीनों ह्यूमन को फुलफिल करती हैं। लेकिन अभी मानव ज्ञानावस्था की इकाई होते हुए भी, इन सबको समझने की क्षमता रखते हुए भी, इन तीनों यूनिट्स को वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाया है, बल्कि उसने इन तीनों अवस्थाओं में डिस्टर्बेंस खड़ा किया है। और इसके बाद परिवार में जो संबंध के आधार पर जीना है, अभी वहाँ भी मानव शून्य है और समाज तो अभी बना ही नहीं है। अभी हम समुदाय मानसिकता में हैं और जिसके दुष्परिणाम हम अभी देख रहे हैं। और विश्व जो अभी हम ग्लोबली कनेक्टेड हो गए हैं, लेकिन ग्लोबली कनेक्टेड होने का आधार हमारा अभी इकोनॉमिक है। अभी हम विचार के स्तर पर ग्लोबली कनेक्टेड नहीं हुए हैं। तो अभी ऐसा कोई भी विचार हमको ग्लोबली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है जिसका नेतृत्व हम कर रहे हैं। तो एक ऐसे विचार के नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमको सार्वभौमिक व्यवस्थाओं और मानसिकताओं से परिचित कराए, और वो मानसिकता जो है वो मानव मानसिकता ही है, मानव के रूप में स्वयं की पहचान है। तो ये इसलिए नहीं हो पाई मानव के रूप में स्वयं की पहचान कि हम अभी जो भी ये दो विचारधाराएं हैं जिसको हम आइडियलिस्टिक थॉट बोलते हैं या मटेरियलिस्टिक थॉट बोलते हैं, ये दोनों थॉट जो है मानव को जो यूनिवर्सल उसका जो विचार, यूनिवर्सल जो उसकी पहचान है उसको नहीं करा पाए हैं। और जो अभी हम जो पदार्थवादी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा मटेरियलिस्टिक अप्रोच से निकला हुआ है, जिसको आप लोग अभी पढ़ रहे हो। तो ये जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो एक टोटल सिनेरियो हमारे सामने नहीं रख पाता है, और अभी समुदाय मानसिकताएं ही नेतृत्व करती हैं। इसलिए हमारे जो अभीष्ट परिणाम है या जिस आशय से हम किसी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, तो वो हमको वो परिणाम नहीं दे पाते जिसकी अपेक्षा में हम करते हैं।
तो हमको ये बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिस विचार का हम नेतृत्व कर रहे हैं या जिस विचार के नेतृत्व को हम स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके फल परिणाम कहाँ तक जाते हैं। तो अभी चूंकि विश्व ग्लोबली कनेक्टेड हो गया है, इसलिए हमको इसको ग्लोबल सिनेरियो में ही नेतृत्व क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। तो मैं अभी आपके सामने ये एनालिसिस रखा है, इसको टोटलिटी के संदर्भ में, समग्र चिंतन के रूप में, समग्र जो विचार है नेतृत्व का, उसके साथ में आगे बढ़ती हूँ। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि सहअस्तित्ववादी दर्शन के आधार पर मैं नेतृत्व को अभी आपके सामने रख रही हूँ। आगे मैं उसको जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसके साथ भी आपको रखूँगी। तो यहाँ पर एक जो आपको स्लाइड दिख रही है कि नेतृत्व के मूल में दर्शन एवं विचार क्षमता ही है, और प्रत्येक सुदृढ़ विचार का आधार दर्शन ही होता है, और दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता सिद्ध होती है। और मानव जो है भ्रमवश अपराध और गलती करते हैं जो नियम के विरुद्ध में, नियति विरोधी होते हैं और जागृति विरोधी रहते हैं। तो अभी हम लोग जिस नेतृत्व को स्वीकारे हुए हैं, जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है, उससे जो रिजल्ट अभी आए हैं, उससे हम ये मानते हैं कि मनुष्य भ्रमित होकर के जिस प्रकार के नेतृत्व को स्वीकारे हुए है, उस प्रकार के नेतृत्व से हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिन रिजल्ट्स के आधार की हम आशा करते हैं, और जिस रिजल्ट की आशा में हम किसी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं या किसी नेतृत्व को हम करते हैं। तो स्त्रियों में भी नेतृत्व क्षमता है और पुरुषों में भी नेतृत्व क्षमता है। तो जितने भी नेतृत्व क्षमता है, जैसे यहाँ पे लिखा है राजनीतिक और धर्मनैतिक नेतृत्व, ये दो प्रकार के नेतृत्व आदिकाल से प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों प्रकार के नेतृत्वों में महिलाओं ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है, और ये दोनों प्रकार के नेतृत्व जो हैं अभी वो या तो आइडियलिस्टिक अप्रोचेस से हैं या मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस से हैं। सह अस्तित्ववादी अप्रोचेस से अभी इसको पहचानने की आवश्यकता है। तो धर्म नैतिक जो सह अस्तित्ववादी नेतृत्व में जब हम पहचानते हैं, तो धर्म नीतियाँ जो हैं वो खंडित नहीं होती। अभी धर्म नीतियाँ जो हैं वो खंडित मानसिकता है, इसलिए वो समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं, समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। और राजनीतिक जो अप्रोचेस हैं वो ऐसा मानते हैं कि हमको लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन और ये जो सुरक्षा का आश्वासन राजनीतिक नेतृत्व से हमको मिलता है, वो अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। हम लोग अभी तक राजनीति से सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो नेतृत्व की पराभव, मतलब जो उसके असफलता का कारण है, वो जो वर्ग भावनाएं हैं उसके कारण से रहती हैं। तो ये सारी नेतृत्व किसी अपेक्षा में ही होता है, जैसा मैंने आपको कहा। तो हमारी अपेक्षाएं इसलिए पूरी नहीं होती हैं कि अभी हमारे पास नेतृत्व का जो विचारधाराएं हैं उसकी समग्र दृष्टि नहीं है, इसलिए नेतृत्व को करने वाले जो भी मानव संतानें हैं वो उस नेतृत्व को कर नहीं पाते हैं। तो अभी मैं ये जो अभी आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं भौतिकवाद मतलब मटेरियलिस्टिक अप्रोच, आदर्शवाद मतलब आइडियलिस्टिक अप्रोच, और सहअस्तित्ववाद मतलब को एग्जिस्टेंशियल थॉट, इन तीनों का एक कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रही हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इन तीनों में अंतर है। तो भौतिकवादी जो अप्रोच है, जिसको हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, तो वो अस्तित्व को कैसे समझता है, जो एग्जिस्टेंस उसको कैसे समझता है, आदर्शवाद कैसे समझता है, और सहअस्तित्व किस प्रकार से इसको होलिस्टिक वे में प्रेजेंट करता है। तो सहअस्तित्व को, अस्तित्व की जो मूल कॉन्सेप्ट है मटेरियलिस्टिक अप्रोच में, उसमें कहा है कि जो भौतिक रासायनिक यानी फिजिकल और केमिकल जो मटेरियल है, पदार्थ मतलब मटेरियल है, उसके मूल में जो उसकी थ्योरी है, बेसिक थ्योरी, कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी, अस्थिरता और अनिश्चितता है ना। तो वहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका बेसिक मोटिव है, जो उसके कारण से उसमें कोई भी क्रिया जो है वो द्वंद्व, उसमें संघर्ष होता है, इस कारण से कोई क्रिया है। और ये जो थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस की थ्योरी है कि ये हमेशा बदलते रहेंगे, ये समय के साथ आते रहेंगे, इसका कोई एक सर्टेन फॉर्म नहीं है, ऐसा भौतिकवादी या मटेरियलिस्टिक अप्रोच कह रहा है। दूसरा जो मैं इसी को अस्तित्व की जो अवधारणा है, जब आदर्शवाद या आइडियलिस्टिक अप्रोच के आधार पर देखते हैं, जो ये दोनों जो अप्रोचेज हैं वो अभी हमारे नेतृत्व के मूल में है, विचार के मूल में है। तो ये जो आदर्शवाद है वो ये कहता है कि ये अस्तित्व जो है ये किसी एक ईश्वर से गवर्न है, और यही ईश्वर ही सत्य है, और ये जो संसार है जिसमें मानव का जीना है वो मिथ्या है और असार है, और
इस आधार पर भी बहुत वर्षों तक मानव जाति ने देकर के नेतृत्व करके देखा इस विचार का, और उसके आधार पर जब उसके रिजल्ट नहीं मिले तो उसके उत्तर के रूप में भौतिकवाद आया था, जिसको हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच करते हैं। तो वहाँ से भी अभी तक मानव की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी तो नहीं ही हुई हैं। तो सहअस्तित्ववाद में जब अस्तित्व की बात की जा रही है तो कहते हैं कि सहअस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम, एक ऑर्डरलीनेस है ना। सिस्टम कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, एक ऑर्डरलीनेस है एग्जिस्टेंस में, और ये एग्जिस्टेंस जो है वो को एग्जिस्टेंस के रूप में है। तो वो बोलते हैं कि भौतिक, रासायनिक मतलब केमिक, 3 प्रकार के वहाँ पे मोशन है, एक केमिकल, फिजिकल एंड जीवन की कोई एक वास्तविकता है। वस्तु मतलब वास्तविकता है जो 3 प्रकार से क्रिया के रूप में कार्य करता है। और ये जो व्यापक है, ये जो ऊर्जा है, जो 2 प्रकार की, एक यूनिट और व्यापक वस्तु, मतलब जो यूनिट के बीच में जो स्पेस दिखता है, तो यूनिट और स्पेस के रूप में इनके दोनों के को एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस है। ऐसा को एग्जिस्टेंशियल थ्योरी कहती है कि जो क्रिया है और जो क्रिया नहीं है, इन दोनों के बीच में को एग्जिस्टेंस है। तो जो आदर्शवाद है वो जो क्रिया नहीं है उसका अध्ययन करता है, और भौतिकवाद जो है वो जो क्रिया है उसका अध्ययन करता है। लेकिन भौतिकवाद में जीवन क्रिया का अध्ययन नहीं हो पाया है, इसलिए वो होलिस्टिक अप्रोच को नहीं दे पाया है। अब वो जो मानते हैं कि जगत का कारण क्या है, या इस पूरे एग्जिस्टेंस का कारण है क्या है, तो वो कहते हैं कि पदार्थ जगत ही सत्य है, और क्रियाकलाप का जो कारण है, मूल कारण है, उसको वो संघर्ष है, और बाह्य विरोध से बाह्य विकास होता है, और अंतर विरोध से आंतरिक विरोध से आंतरिक विकास होता है। ऐसा मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मानना है। और जब आदर्शवादी जो अप्रोच है जो उनमें जो देखते हैं, तो पदार्थ जगत की उत्पत्ति जो है वो किसी रहस्य मूलक ईश्वर से होता है, और ये ईश्वरीय कृपा से होता है, और जिस जगत में मानव जीता है वो सब बेकार है, उसका कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है। और रहस्य में ईश्वर ही ज्ञाता भी है, वही विज्ञान भी है, ऐसा हम लोग ने सबने सुना ही है। और इस प्रकार की विचारधाराएं आज भी हमारे जीवन शैली में देखने को हमको मिलती हैं, और इस प्रकार का नेतृत्व धार्मिक नेतृत्व के रूप में हमको दिखाई ही देता ही है। पर जब कोई एग्जिस्टेंशियल थ्योरी है, जब हम उसको देखते हैं, तो वो कहती है कि प्रत्येक इकाई अपने आप में एक ऑर्डरलीनेस में है, और वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। जैसे एक एटॉमिक जो है पार्टिकल या एक एटम अपने में एक सिस्टम में रहता है, और वो मॉलिक्यूल्स में मतलब अणुओं के रूप में भागीदारी करता है, और इस प्रकार से वो अपनी जगह पर रहते हुए होल एग्जिस्टेंस के सिस्टम में अपने भागीदारी को प्रेजेंट करता है। तो ये को एग्जिस्टेंशियल थ्योरी का ऐसा उनका प्रस्ताव है ना। और वो कहते हैं कि जो मानव है वही ज्ञाता है, मानव में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है, तो जीवन ही ज्ञाता रहता है ना। और जीवन क्या है, तो वो बता रहे हैं कि जीवन जो है गठन पूर्ण परमाणु है, और सहअस्तित्व में ही सारा सहअस्तित्व है, जो जिसको कि जाना जा सकता है। ज्ञेय मतलब जाना जा सकता है। और फिर इसमें आदर्शवाद में, भौतिकवाद में जो मान्यताएं हैं, तो वो ये मान्यता है कि अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद के अनुसार ये जो पूरा वस्तु केंद्रित विचार है, वस्तु केंद्रित मतलब मटेरियल सेंट्रिक है ना, वो विचार है। और जो उनका विज्ञान है, तो उसको वो क्रिया के आधार पर मानते हैं, और वो जो क्रिया के आधार पर जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसी को वो ज्ञान भी मानते हैं, है ना। और आदर्शवादी जो अप्रोच है उसमें कहा गया कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है। इस प्रकार की जो थ्योरीज हमें लीड करती हैं, वो इस प्रकार की मान्यताओं को हमारे सामने रखती हैं। सहअस्तित्ववाद में जो प्रस्ताव है, तो वो कहते हैं कि जो भी कुछ क्रियाकलाप है, जो भी कुछ मोशन है एटम के अंदर, उसके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी का मूल कारण को एग्जिस्टेंस है, और को एग्जिस्टेंस में रहने के कारण से ही कोई भी क्रियाकलाप या मोशन किसी भी एटम में हमको दिखाई देता है। इसको प्रेजेंट कर रहा है को एग्जिस्टेंशियल थ्योरी, है ना। अब ये बौद्धिकता को कैसे समझते हैं, बौद्धिकता जो है कॉग्निटिव जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, उसको ये समझते हैं कि बौद्धिक क्रियाकलाप क्या है। तो वो कहते हैं कि भौतिक रासायनिक क्रिया ही होती है, उसी में ही वो बौद्धिकता को डिफाइन करते हैं। और आदर्शवाद जो है वो कहता है कि बौद्धिकता क्रिया जो है वो केवल समर्पण की चीज़ है, वहाँ पर जानने जैसा कुछ भी नहीं है, जाना ही नहीं जा, ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो है वो हमको लीड करती है।
जबकि कोएग्जिस्टेंस थ्योरी ये कहती है कि ज्ञान जो है वो बौद्धिक क्रियाकलाप है। एक हम जिस बुद्धि को पहचानते हैं तो वो मानव उसको उस विजडम को पहचान सकता है, और वो विजडम जो है आशा विचार इच्छाओं के माध्यम से संकल्प मतलब जो हमारा डिटर्मिनेशन है उसके आधार पर और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के आधार पर हमको पहचानने में आता है। तो ये आशा विचार इच्छाएं हर मानव संतान के अंदर होती हैं, स्त्रियों में भी होती हैं, पुरुषों में भी होती हैं, और स्त्रियों और पुरुषों ने अपनी आशा विचार इच्छाओं के आधार पर इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं को लीड करके प्रमाणित किया ही है। ऐसा माना जाता रहा है कि स्त्रियां लीड नहीं कर सकती हैं इसमें आदर्शवादी थ्योरी में। तो और भौतिकवाद जो है वो थोड़ा स्त्रियों की जगह को देता है, लेकिन उस प्रकार से अभी भी नहीं देता है जिस प्रकार से की अपेक्षाएं हैं। और भौतिकवाद जो है जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में वो कहता है कि संघर्ष के मूल पदार्थ के मूल में संघर्ष है के कारण से जो विकास हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, वो संघर्ष के कारण से हुआ है, और जीव से मानव शरीर, और मानव शरीर में फिर भौतिक रासायनिक क्रिया होती है ना। और ये केवल एक जैविक क्रिया है जो कि प्राण कोशाएं मतलब सेल्स के आधार पर जो रचित शरीर है उसके आधार पर है। और आदर्शवाद कहता है कि ब्रह्म से जीव और जगत की उत्पत्ति हुई है, और जीव जो है वो मानव के रूप में समुदाय चेतना में है, और वो जीव ही है, मतलब मैन इज एनिमल, सोशल एनिमल, ऐसा हम लोग पढ़ते रहे हैं। और आदर्शवाद में भले वो उसको मानव बोलते हैं, लेकिन वो बोलते तो यही है कि वो जीव है ना। तो ये एक क्लियर जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है कि ये भी इसको फिजिकल केमिकल के आधार पर जो मटेरियलिस्टिक थ्योरी है वो भी मानव को मानता है, और आदर्शवाद जो है वो मानव की जो व्याख्या है वो जीव चेतना के आधार पर करता है। सहअस्तित्ववादी जो थ्योरी है वो सहअस्तित्ववादी थ्योरी कहती है कि सहअस्तित्व में क्रियाशीलता के कारण जो सत्ता में संपृक्त कोएग्जिस्टेंस के कारण विकास क्रम है एक प्रकार का, और विकास की एक स्टेज है, और जागृति क्रम है जो मटेरियल ऑर्डर से बायो ऑर्डर, और बायो ऑर्डर से फिर एनिमल ऑर्डर, और फिर ह्यूमन ऑर्डर तक पूरा होल एवोल्यूशन दिखाई देता है। इस प्रकार से सहअस्तित्ववादी थ्योरी जो है वो मानव को परिभाषित कहती हैं। अब जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो किस प्रकार से समाज को बताता है, तो समाज जो है वो समुदाय के रूप में है, और जो कि टुकड़ों टुकड़ों में, जो कि समुदाय जो है वो खंडित ही है, टुकड़े टुकड़े में, मानव हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ऐसा हम लोग अभी पहचानते ही हैं। और जो आदर्शवादी जो विचारधाराएं हैं वो नस्ल, रंग, जाति, धर्म है ना, इस प्रकार से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जो सहअस्तित्ववादी थ्योरी है वो कहती है कि मानव जाति एक है, धर्म एक है, और मानव के लिए जो भी उत्तर हैं, जो समाधान का मतलब जिससे समस्या खड़ी ना हो, वो भी सभी के लिए एक ही हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। अब मटेरियलिस्टिक अप्रोच में जो जीने का कार्यक्रम है तो वो कहते हैं कि भोग, काम, लाभ, सुविधा संग्रह और युद्ध के लिए और शासन के लिए, है ना। तो भोग मतलब हम उसको एंजॉय करना जिसको हम लोग कहते हैं, काम मतलब सेक्स, और लाभ मतलब प्रॉफिट मैनिया जो रहता है, सुविधा संग्रह मतलब जो हम लोग एक्यूमुलेशन करते हैं, समर शक्ति मतलब जो हमारी युद्ध की लिए हम जो संग्रह करते हैं, युद्ध के बहुत सारे वेपन्स को हम खरीदते हैं, शासन मतलब जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट रूल करती है उसको हम स्वीकारते हैं। और मटेरियल जो ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है वो बोलता है कि नहीं, शरीर जो है वो केवल साधन के लिए है, वो साध्य नहीं है, और जो मुख्य उद्देश्य है वो भक्ति करना है, ईश्वर को खुश करना है, और इसके लिए इंद्रिय निग्रह और साधनाएं जैसी बात दी गई हैं। और सहअस्तित्ववाद में कहा गया है कि मानव जो है वो विचार में समाधान चाहता है, समाधान का नेतृत्व करना चाहता है, परिवार में प्रॉस्पेरिटी को नेतृत्व करना चाहता है, समाज में जो है वो अभयता मतलब फियरलेसनेस को लीड करना चाहता है, और पूरे होल वर्ल्ड में कोएग्जिस्टेंस को लीड करना चाहता है। और इसके लिए जो एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ के लिए हेल्थ प्रोग्राम होने चाहिए, जो जी न्याय सुरक्षा मतलब न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि किसी भी लीडरशिप से हमको एक्सपेक्टेशन होती है। और जो भी हमारा उत्पादन या प्रोडक्शन है, और जिस प्रकार से हम विनिमय करते हैं मतलब एक्सचेंज करते हैं, अभी हम थ्रू मनी करते हैं, तो ये विनिमय की जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से हों कि मानव जाति की जो अपेक्षाएं हैं कि कहीं मानव के भी आपस में न्याय हो सके और प्रकृति को भी डिस्टर्बेंस ना हो, उसका प्रपोजल ये कोएग्जिस्टेंशियल जो
विचार है वो देता है, या जो दर्शन है वो देता है, जबकि आदर्शवाद और भौतिकवाद जो है वो इस प्रकार के अभी प्रपोजल को नहीं प्रेजेंट किए हैं। वर्तमान तक हमने उसके रिजल्ट्स देख लिए हैं। अब संबंध के रूप में वही जो पहचान है, क्योंकि हम इतनी सभी जगहों पर जितनी मैं बातें आपसे कर रही हूँ, इन्हीं सभी जगहों पर लीडरशिप का इम्पैक्ट जाता है ना। तो हमको वो सारी जगहें पहचाननी पड़ेंगी कि किस किस जगह पर जो लीडरशिप है और किस किस जगह पर वो इम्पैक्ट करती है। तो जो हमारे आर्थिक मतलब जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे अभी जो लाभ है प्रॉफिट के आधार पर ही हम लोग अभी इकोनॉमिक डील करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और आदर्शवाद में जो है वो वहाँ पर संबंधों में उदासीनता रहती है ना। वो कहते हैं कि क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो मोक्ष है और यहाँ जो लक्ष्य है वो भोग है, तो यहाँ पर जो है वो लाभ काम करता है और यहाँ पर जो है उदासीनता मतलब नेग्लिजेंस, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, तटस्थ रहते हैं या उपेक्षा करते हैं, या फिर हम उसको जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार करते, उससे पलायन कर जाते हैं। तो जो कोएग्जिस्टेंशियल थ्योरी है वो ये कहती है कि मानव मानव के बीच में संबंध है जो न्याय धर्म सत्य के आधार पर है, और एक संबंध प्रकृति के साथ है, नैसर्गिक मतलब प्रकृति के साथ है, जो नियम नियंत्रण संतुलन में है, पूरी व्यवस्था नियम नियंत्रण संतुलन में है, और सार्वभौम व्यवस्था में हर मानव की भागीदारी रहती है। तो इसलिए हम जिस भी विचार का नेतृत्व करें तो उसके होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमको इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे शिक्षा की वस्तु बताई गई है कि ये द्वंद्वात्मक है जो कि संघर्ष का कारण है, और यहाँ पे रहस्यात्मक बताई गई है। और जो कोएग्जिस्टेंस थ्योरी कहती है कि वो समाधान है, और ये समाधान जो है वो व्यवहारात्मक भी होना चाहिए और वो एक्सपीरियंशियल भी होना चाहिए, और उसको जो समाजशास्त्र की ये जो शिक्षा की कंटेंट है यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार से भौतिकवाद में है, किस प्रकार से अध्यात्मवाद में है या रियलिस्टिक थ्योरी में, और किस प्रकार से कोएग्जिस्टेंशियल थ्योरी में है। तो और फिर आगे जो अध्ययन की विधि है उसको जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी हम किसी शिक्षा का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, किसी शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। तो जो मटेरियलिस्टिक थ्योरी है वो खंड खंड करके किसी को टुकड़े टुकड़े में देखती है ना। जैसे एटम को तोड़ करके देखा है, तो ये नेचुरल नहीं है ना। ये जो विधि है ये नेचुरल नहीं है और एग्जिस्टेंस सहज भी नहीं है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आए हैं उससे नेचर के सिस्टम को डिस्टर्ब हुआ है, और नेचर में डिस्टर्ब होता है तो चूँकि मानव जो है नेचर का ही एक पार्ट है, इसलिए मानव को भी डिस्टर्बेंस हुआ है। और ये डिस्टर्बेंस क्यों हुआ है? मानव के हस्तक्षेप के कारण हुआ है ना। और आइडियलिस्टिक थ्योरी कहती है कि ये जो है पठन से होता है, अध्ययन से होता है, साधना और जप से होता है, धारणा ध्यान, ऐसी बहुत सारी मेथड्स को उन्होंने बताया है, जिन मेथड्स के ऊपर प्रयोग हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, है ना। और अभी जो आप लोग जिस प्रकार की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसमें अभी इस प्रकार की जो वास्तविकताएं हैं उनकी अभी जगह नहीं है। अभी हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ही देख रहे हैं। अभी ये जो कोएग्जिस्टेंशियल अप्रोच है ये हम लोग धीरे धीरे इसको प्रस्ताव कर रहे हैं कि सहअस्तित्व विधि से कैसे होगा। और रिजल्ट के रूप में जो है वो धरती बीमार हो गई है और पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये तो आपको पता ही है। और ये जो साधनाएं हुई हैं वो उसका कोई भी परिणाम जो है मानव जाति को नहीं मिला है। और जो सहअस्तित्ववादी थ्योरी है अभी वो प्रयोग के स्तर पर ही है, इसलिए अभी उसके परिणाम हमको देखने हैं, है ना। तो अब ये जो मैं नेतृत्व की जो उत्पत्ति के सिद्धांत आपके सामने रख रही हूँ, ये भौतिकवादी जो अप्रोच है या भौतिकवादी जो विचार हमको लीड करता है उसके आधार पर मैं रख रही हूँ और इसका एनालिसिस में करते जाऊंगी। तो इसमें ये माना गया है कि नेतृत्व क्षमता या तो जन्मजात होती है और किसी परिस्थिति के कारण से नेता बन जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो है वो किसी परिस्थिति के कारण से लीडर बन गए थे। तो जब यहाँ पे मैं इसका एनालिसिस करूँ तो ये पाया जाता है कि हर मानव संतान में सही करने की क्षमता होती है, सही समझने की उसमें इच्छा रहती है ना। और वो किसी परिवार, समाज, किसी धार्मिक राजनीतिक वातावरण में बड़ा होता है और इन सब के बीच में बड़ा होकर के जो उसका जो विकास होता है वो इन सभी जो उसके सामने थॉट्स रहते हैं वो उन सबको लीड करता है। तो ये जन्मजात क्षमता तो उसमें सही समझने की होती है, लेकिन जो भी वातावरण उसको अवेलेबल रहता है तो सही या गलत किसी को भी चुन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि नेतृत्व की पहचान कैसे करें। तो ज्ञान के आधार पर हम पहचान करते हैं, व्यवहार के आधार पर पहचान करते हैं, और वो जो ज्ञान और व्यवहार है वो कितना मुखर अभिव्यक्ति हो पाता है, संप्रेषित हो पाता है, इस पर भी करते हैं, और व्यवस्था के आधार पर भी करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, उसके आधार पर भी हम लोग करते हैं,
है ना। तो इसको लीडरशिप की जो डेफिनेशंस हैं, जो मटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस हैं, उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ कि इसकी व्याख्या जो है कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य को या कॉमन कार्य को सिद्ध करता है। तो ये कॉमन कार्य क्या है? अभी हमारे छोटे छोटे गोल्स रहते हैं, पर किसी भी नेतृत्व को स्वीकारने में जो बड़ा जो कॉमन गोल है वो यही है कि सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो, सर्व का शुभ हो, है ना। एक परिभाषा जो है एलन कीथ ने लिखी है, तो वो कहते हैं कि ये जो नेतृत्व है वो तो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो ऐसा बनाते हैं, ऐसा मार्ग बनाना है जिसमें लोग अपना योगदान करके कुछ असाधारण कर सके। तो अब ये असाधारण की भी समझ सभी के लिए अलग अलग रहती है। तो अभी जो असाधारण घटना इस धरती पर नहीं घटी है वो ये है कि किसी भी नेतृत्व से सभी का शुभ घटित हो जाए, ऐसी असाधारण घटना नहीं घटी है। तो उसको हमें पहचानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का विचार हम लीड कर रहे हैं या किस प्रकार के विचार के हम समर्थक हैं, है ना। तो अब ये नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो ये आपको दिख रहे हैं कि इसमें प्रभुत्व रहता है, सुझाव भी रहता है, आग्रह रहता है और अनुयायियों के व्यवहार को वो प्रभावित करते हैं, जैसे जिसको कि मोटिवेशन कहते हैं, है ना। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही रहता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें ये रहता है कि ये दबाव युक्त नहीं होता है ना। हम स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं किसी भी नेतृत्व को, है ना। तो जो दबाव है वो केवल नैतिकता का होता है। हम सभी लोग नैतिकता के आधार पर ही किसी विचार को या तो लीड करते हैं या उसके समर्थक होते हैं। और ये नेतृत्व नियोजित होता है, क्योंकि नियोजन तो चाहिए ही है, किसी नेतृत्व के आधार पर पूरी योजना रहती है और विचार पूर्वक ही अनुयायियों के व्यवहारों को कोई जो लीडर होता है वो उसको दिशा देता है ना। और ये पारस्परिक प्रभावीकरण प्रक्रिया है जो नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों के माध्यम से किए जाने वाला परिवर्तन है, जो किसी उत्तेजना से प्रभावित होता है। तो यहाँ उत्तेजना शब्द कह दिया है क्योंकि अभी हम एक्साइटमेंट को पहचानते हैं, जबकि मानव जो है वो किसी भी विचार की जो उपयोगिता है उसके आधार पर वो उसको स्वीकार करता है ना। और नेतृत्व जो है निश्चित परिस्थिति या किसी एक सीमित क्षेत्र में होती है, ऐसा जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच कहता है, क्योंकि उसके अप्रोच जो है केवल सीमित है, इसलिए वह ऐसी बात करता है। कोएग्जिस्टेंशियल थ्योरी कहती है कि नेतृत्व का जो विचार है वो पूरे धरती पर उसका नेतृत्व होना चाहिए एक ही विचार का, जिससे कि जैसे अभी हम लोग किसी कोई डेमोक्रेटिक थॉट को लीड करता है, कोई कम्युनिस्ट थॉट को लीड करता है, ना कोई फ्यूडलिस्टिक थॉट को लीड करता है, तो इस प्रकार से ये लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब हम कोएग्जिस्टेंशियल थॉट को लीड करते हैं और जब सर्वमानव की शुभ की बात होती है तो फिर ये इसका लिमिट नहीं होती है और वो सर्वमानव के लिए ये एप्लीकेबल होती है। तो एक ही व्यक्ति बहुत प्रकार से प्रभावित होता है, जैसे मैंने कहा कि रिलीजियस अप्रोचेज होते हैं, पॉलिटिकल अप्रोचेज लीडरशिप होती है, और ये लीडरशिप में हम कभी कम्युनिस्ट लीडरशिप को स्वीकारते हैं जो पॉलिटिकल होता है, कभी डेमोक्रेटिक लीडरशिप को स्वीकारते हैं, कभी कभी फ्यूडलिस्टिक लीडरशिप को स्वीकारते हैं। इस प्रकार से भी बहुत प्रकार से है ना। तो ये नेतृत्व के जो अर्थ हैं उसको डाल्टन और मैकफार्लैंड ने कहा है कि इसमें क्या क्या करना है, क्या अर्थ है उसका। तो समूहों का जो गोल है, लक्ष्य है, जो उसका ऑब्जेक्ट, उसको निर्धारण करना, उसके आधार पर योजना बनाना, उसके आधार पर नीतियाँ बनाना, जो अर्थनीति और राज्य नीतियाँ हैं उसको बनाना। फिर उसके बाद जो अधीनस्थ शब्द यहाँ आए, इसको अनुयायी कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि जो अधीनस्थ हैं उसको मार्गदर्शन करना, उस पर विचार से परिचित कराना, और फिर एक कार्यकुशल कर्मचारियों का ऐसा समूह तैयार करना जो उसका संरक्षण करके उस थॉट को आगे बढ़ा सके। और जो अधीनस्थों के व्यवहार हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको मूल्यांकन भी करना, क्योंकि यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे रिजल्ट के आधार पर तो आगे के लिए फिर उसमें विचार नहीं होगा। और अनुयायी जो उसके फॉलोवर्स हैं, जो किसी थॉट को सहमत होते हैं, उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना कि ये काम ऐसा जो है वो सफल हो सकता है और इस प्रकार से मानव का जो शुभ है वो हो सकता है। तो ये नेतृत्व है। ये नेतृत्व स्त्रियां भी इसको इस प्रकार से, सब जो भी नेतृत्व करते हैं वो इसी प्रकार से ही करते हैं, ये सारी विशेषताओं के साथ ही करते हैं। तो नॉर्फन और वर्शमैन भी अपनी परिभाषा को रख रहे हैं कि क्रियाओं का सूत्र प्राप्त करना, आदेश प्रदान करना, अपने समूह में जो वाहिकाएं, ये जो ग्रुप्स होते हैं उनका प्रयोग करना, नियमों को बनाना और उनका अनुपालन कराना,
उसमें डिसिप्लिन को बनाए रखना, अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको सुनना, फॉलोअर्स की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहना, तथा जो फॉलोअर्स हैं या अधीनस्थ हैं उनकी सहायता करना, ये सब भी हम देखते हैं। अब नेतृत्व की शैलियाँ हैं, अभी तक तो हमने इसके कार्य देखे थे, तो ये कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, तो एक कथनी शैली है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। ये सब जो है ये सारा मटेरियलिस्टिक अप्रोच के आधार पर ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो कथनी शैली में कहा जाता है कि अपने अनुयायियों को वो निर्देश देते हैं और निर्देश के आधार पर जो भी कमी ये निर्देश क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसके अनुयायी हैं उनमें वो क्षमता की कमी होती है, इसलिए उसको वो लोग मार्गदर्शन करते हैं, उसको गाइड करते हैं। दूसरी शैली विक्रयी शैली है, इसमें अनुयायियों को मार्गदर्शन देने के साथ में वो उनकी अपनी बात को कहने का अवसर भी देते हैं, स्पष्टीकरण भी देते हैं। ऊपर में स्पष्टीकरण का अवसर ही नहीं है क्योंकि वहाँ योग्यता का अभाव है, यहाँ स्पष्टीकरण और उनकी बात सुनने का भी अवसर है। यही फर्क है कथनी शैली में और विक्रयी शैली में। और सहभागी शैली होती है, यहाँ पर नेता जो है वो अपनी भूमिकाओं को अनुयायियों को संप्रेषित करता रहता है और उनको प्रोत्साहित भी करता रहता है, जिससे कि ये नेतृत्व जो है आगे बढ़ता है। अब नेतृत्व के गुण कितने हैं, तो ये संप्रेषण की क्षमता मतलब कम्युनिकेट करने की क्षमता होती है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी है, कोई भी विचार की इंटीग्रिटी होगी तभी हम उसको स्वीकार कर पाएंगे। अभी इंटीग्रेटेड नॉलेज की बहुत बात हो रही है, इसलिए मैं ये पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको रख रही हूँ, है ना। तो इंटीग्रिटी नहीं होगी तो हम नेतृत्व को स्वीकारते भी नहीं हैं। निर्णायकता मतलब डिसीजन मेकिंग पोजीशन होना चाहिए उसमें, क्योंकि जब हम किसी विचार के लिए तो फर्म हम हो सकते हैं, लेकिन वो विचार को जब अप्लाई करने जाते हैं तो सिचुएशन डिफरेंस होती हैं, तो उस समय उन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता किसी लीडर में होना ही चाहिए और उसको इंस्पायर करने की भी योग्यता होनी चाहिए उसमें, और उसमें डिफरेंट सिचुएशन में ये करेज भी होना चाहिए कि उस विचार को लीड करके आगे ले जाए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो है, विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता जो है वो लीडर को तब पड़ती है जब वो लोगों के साथ उसको शेयर करता है, क्योंकि जब उसको अप्लाई करने जाते हैं तो लोगों की जो डिफरेंट परसेप्शन होते हैं उन परसेप्शन के आधार पर अपने विचार को ले जाने के लिए विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है, जो आवश्यक है किसी भी नेतृत्व के लिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चाहिए ही नेतृत्व के लिए, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी नेतृत्व को ना तो स्वीकारता है और ना ही कोई नेतृत्व करता भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी ही कोई किसी विचार का नेतृत्व करता है और उसमें अपनी पार्टिसिपेशन करता है, और उसको उससे जो रिजल्ट आते हैं, है ना, जो उसको तो अनुभूति के आधार पर भी लीडरशिप जो है वो आगे बढ़ती है। और समझदारी एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर ही हम समझदारी के आधार पर लेते हैं। समझदारी एक बड़ा शब्द है, अभी हम जिसको समझदारी कहते हैं उसको थोड़ी सी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अभी हम समझदारी को कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि हम जिस विचार को लेके चल रहे हैं वो सफल हो जाए, उसके जो रिजल्ट या अन्य लोगों पर जो प्रभाव पड़ते हैं उससे हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है, और यदि हम उसको पहचानते भी हैं तो उसका कोई आंसर हमारे पास नहीं होता है। तो जो कोई एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है वो ये कहता है कि समझदारी का मतलब है कि हम जिस विचार को लीड कर रहे हैं वो विचार मुझे कितना बेनिफिटेड है, मेरे लिए कितना बेनिफिशियरी है, मेरी फैमिली के लिए कितना बेनिफिशियरी है, सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियरी है, और वो होल वर्ल्ड के लिए कितना बेनिफिशियरी है। इस आधार पर समझदारी को कोएग्जिस्टेंशियल थॉट में पहचाना गया है, जो कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच में अभी पहचानने का प्रयास चल रहा है ना। और अच्छा निर्णय मतलब एक कॉम्पिटेंट जो डिसीजन मेकिंग है वो कर पाना किसी भी नेतृत्व का गुण होता है। तो ये सारे गुण का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि दो प्रकार के गुण हैं अनिवार्य, जो जरूरी ही रहते हैं, और कुछ अंतर है ना, आंतरिक गुण जो होते हैं। तो यहाँ पर साहस, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, निर्णयात्मकता, है ना, बुद्धिमानी, विजडम, है ना, और पावरफुलनेस, और जो एक्टिवनेस है ना, सक्रियता, और इसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, और प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, ये सारी क्षमताएं जिसमें होती हैं बाहर इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे गुण से संपन्न व्यक्ति ही लीडरशिप को लीड कर पाता है, किसी विचार को और किसी थॉट को या किसी भी स्तर पर। आंतरिक गुण में उसमें सत्यनिष्ठा, नैतिक, साहस, है ना, कूटनीतिकता, तो ये मटेरियलिस्टिक शब्द है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि कूटनीति क्या है ना। उदारता तो चाहिए ही है, क्योंकि यदि उदारता नहीं होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, और व्यवहार कौशल होना चाहिए, उसको व्यवहारिक होना चाहिए। और शिष्टाचारी तो हम सब जानते ही हैं,
कि हम दूसरे को समझने के लिए किसी जिन मानव संतानों के साथ लीडरशिप अप्लाई होती है या जिन जगहों पर होती है, वहाँ मानव ही होते हैं जो उसको स्वीकारते हैं और उस पर प्रभाव भी मानव पर भी पड़ता है, मानव ही उसको स्वीकारता है या अस्वीकार करता है। तो इसको भी जो उसमें जो प्रभावशाली व्यक्तित्व या प्रभावशाली लीडरशिप के लिए ये सारे गुण जो हैं वो किसी भी लीडर के अंदर चाहिए। अब ये जो लीडर है उसको किस प्रकार से इसको यहाँ समराइज किया गया है कि उसका हेल्थ अच्छा हो। यदि हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वो फिर किसी काम को कर नहीं पाएगा। उसकी मानसिक स्थिति बैलेंस हो, यदि बैलेंस नहीं होगी तो भी नहीं कर पाएगा। और उसके पास एक नैतिक है ना, जो उसका मॉरल उसके पास वैल्यूज़ हों, उसको ही नहीं, उसी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं मनुष्य और सारी मानव। और समानता मतलब वो सभी को समान के अवसर देगा या समानता से पहचानेगा, तो समान आधार पर व्यवहार करेगा, तभी वो लीड कर पाएगा, अन्यथा में लीड नहीं कर पाएगा। क्योंकि समानता जो है वो मानव की ऐसी बड़ी चाहत है जिसके आधार पर ही वो इतने सारे प्रयास जो है आज तक करता रहा है। जेंडर इक्वालिटी एक बड़ा मुद्दा है, उसको समानता के जो आधार हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। तो यहाँ चूँकि महिलाओं के संदर्भ में बात हो रही है, तो महिलाओं की जो विकास नहीं हो पाया है, तो जो ये महिलाओं के प्रति असमानता का जो विचार जो रहा है अभी तक आइडियलिस्टिक अप्रोचेज में या मटेरियलिस्टिक अप्रोच में, उनका ही ये देन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और जो प्रबंधकीय क्षमता, ये जो है किसी भी नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है। अब ये जो महत्व है नेतृत्व का, ये क्या है, तो वो किसी भी समस्या के समाधान के रूप में होता है। लेकिन अभी जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच या हम आइडियलिस्टिक अप्रोच से लीड करता है, उसमें एक समस्या का हम समाधान ढूंढने जाते हैं तो उससे 100 समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसा हम लोग वर्तमान तक देख रहे हैं। तो अभी ऐसे समाधान को पहचानने की आवश्यकता है जिससे समस्या ही जनरेट ना हो और वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रगति जो है हो पाए। तो अभी जो हमारा विचार है वो कभी राज्य को सपोर्ट नहीं करता, कभी समाज को सपोर्ट नहीं करता, कभी रिलीजियस को सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो विचार है, ये तीनों प्रकार के पॉलिटिकल, सोशल एंड जो रिलीजियस थॉट्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको भी सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तभी वो नेतृत्व जो है महत्वपूर्ण होता है। और ये जो विचार है, ये वैचारिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक, ये तीनों जगहों पर ये एक सूत्रता होगी, तभी नेतृत्व सफल होगा और तात्कालिक निर्णय में पहुंचने में सहायक हो। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। और जो भी व्यवधान आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, उन सबको निराकरण, उसका जो उत्तर है वो ढूंढने में सहायक होते हैं, तभी नेतृत्व जो है वो प्रभावशाली होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ पर समाज में जो स्त्रियों को, क्योंकि ये विमेन के संदर्भ में ये बात की जा रही है, तो अभी जो वुमेन की स्थिति है उसका हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे शोध जो हैं असमानता के व्यवहार के साथ सार्वजनिक जीवन में हैं और वो बहुत सीमित भागीदारी अभी समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों को मिली है और ये अभी वर्तमान तक चल ही रहा है। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं स्त्रियों को, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर तो अभी उस प्रकार से प्रभावशाली नहीं हुए हैं जिस प्रकार से कि होना चाहिए, है ना। तो समाज में भी ये पुरुषों का व्यवहार है वो देखा ही है। और आचार संहिता में भी पुरुषों को, जो हमारी सिविल कोड्स हैं, जो मुस्लिम कोड्स हैं, हिंदू कोड्स हैं, क्रिश्चियन कोड्स हैं, इसमें भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। ये स्तर है। इसीलिए इस प्रकार की चर्चाओं की आवश्यकता है कि वुमेन लीडरशिप जो है वो कैसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने या इफ़ेक्टिव है, उसको भी आकलित करने की ज़रूरत है ना। तो महिलाओं की जो राजनीतिक जागरूकता है, सशक्तिकरण है, शिक्षा है, इसका सब, ये सब गुणों से प्रभावित होना चाहिए। जो स्थानीय नेतृत्व है वो तभी जाकर के महिलाएं जो हैं वो उनकी लीडरशिप को हम लोग वैल्यू कर पाएंगे। और समाज में जो स्त्रियों का स्तर है कि किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति उस राष्ट्र की प्रगति का पैमाना है, ये तो बहुत पहचानी हुई बात है। ये बात अलग है कि महिलाओं की भागीदारी को नहीं उस प्रकार से वैल्यू किया गया, लेकिन जब से धरती पर मानव का अवतरण हुआ है तब से आज तक स्त्रियों की और पुरुषों की समान भागीदारी रही है। अभी हम लोग ने स्त्रियों की जो भागीदारी उसका ठीक वैल्यूएशन समाज में नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि धार्मिक जो सिद्धांत रहे हैं, वो नीतियाँ रहे हैं, वो जो है वुमेन के पक्ष में नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये 21वीं सदी में ये जो आइडियलिस्टिक अप्रोचेज रहे हैं उनको अब धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो महिलाओं के जो
अधिकार हैं उनके पक्ष में तो है, लेकिन महिलाओं को महिलाओं की तरह से देखता है, वो स्त्रियों की तरह से नहीं देखता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जो बरकतुल्लाह में अपना जो रिसर्च किया था, यूजीसी की फेलोशिप की थी, तो स्त्री को एक मानव के रूप में कैसे पहचाना जाए, क्योंकि जब भी स्त्री पुरुष की बात आती है तो एक प्रकार का वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो मानव शब्द में ये डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में समाप्त होते हैं। इसलिए मानव के रूप में जब हम काम करेंगे तो नेतृत्व जो है स्त्री पुरुष का समान रूप से हम उसको पहचान पाएंगे। स्त्री पुरुष के आधार पर करेंगे तो फिर उसमें अवमूल्यन, एक दूसरे का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, ऐसा हम कहते हैं। तो जैसा यहाँ कहा गया कि अच्छे नेतृत्व को लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोकतांत्रिक प्रणाली में अभी रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को रिलीजियस पॉलिटिकली हम एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो वो समानता का अधिकार देता है ना। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया जितनी पुरुषों की है उतना ही महिलाओं का भी है। तो हम लोग, चूँकि मैं जेंडर पे काफ़ी काम करती रही हूँ, जेंडर अप्रोचेज़ में, तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो महिलाएं हैं वो आधी दुनिया नहीं है, हम पूरी ही दुनिया है, और सभी पूरी ही दुनिया है। हम ना पुरुष आधी हैं ना स्त्रियां आधी हैं, क्योंकि ये आधा आधा जो है ये हमारे पूरे विजन को, एक टोटल विजन को एक ह्यूमन के रूप में प्रेजेंट नहीं करता है। क्योंकि महिलाएं जो है वो माँ बनती हैं और परिवार में संतानों का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जन्म देने वाली महिलाएं ही हैं और उनको संरक्षण करने वाले पुरुष ही हैं। इसलिए एक परिवार व्यवस्था के रूप में या मानव के रूप में जब हम इन चीज़ों को पहचानते हैं, तभी इस प्रकार की जो विभेदकारी मानसिकताएं हैं उनसे मानव समाज मुक्त होता है। अभी हम समाज को कह रहे हैं कि समाज को आगे बढ़ाने में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने काम को अंजाम दे रही हैं। तो अभी ये जो समाज शब्द है, इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि अभी हम लोग कम्युनल अप्रोचेज़ में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब तक ये कम्युनल अप्रोचेज़ हमारी मानसिकताओं में रहेंगे तब तक स्त्री पुरुष का अंतर बना ही रहेगा। इस बात को भी ठीक से एनालिसिस करने की आवश्यकता है। अब महिलाएं जो है अपने कौशल से, अपने अपने कॉन्फिडेंस से और जो उनकी शिष्टताएं हैं उसके आधार पर वो सब सफल हुई हैं। ये तो प्रूव हुआ ही है कि भले ही उनके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन सोसाइटी में ना रही हों, लेकिन महिलाओं ने परिवार से लेके, समाज से लेके सब जगह अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है और सफलता के नए पैमाने तो उन्होंने गढ़े हैं, है ना। तो ये जो महिलाएं स्तंभ हैं, ये बात तो कोई कहने की नहीं है, तो ऐसा है ही, हम देख ही पाते हैं। और अभी बताया गया कि सहृदय बेटियां हैं, संवेदनशील माताएं हैं, सक्षम सहयोगी हैं, और कई जितनी भी भूमिकाएं उनके सामने उसको उन्होंने बड़ी कुशलता से निभाया है। जब हम संबंधों में जीते हैं तो हमारी अपेक्षाएं दोनों तरफ से ऐसी ही रहती हैं कि सभी संवेदनशील हों, सभी सहयोगी हों, सभी सहृदय हों। तो ये जब तक सभी एक दूसरे के लिए सहृदय नहीं होंगे, स्त्रियां होती हैं क्योंकि वो संबंधों में जीती हैं, क्यों कि वो अपने बच्चों की माएँ बनती हैं, इसलिए संबंध की पहचान उनको होती है, इसलिए वो संबंध को सहृदयतापूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक निभा सकती हैं। एक स्पेशल बेनिफिट जो है माँ बनने का स्त्रियों के पास रहता है, इसलिए वो अभी भी इस काम को कर पाने में सक्षम है। इसको इस प्रकार से समझने की या एनालिसिस करने की आवश्यकता है। चूँकि सामाजिक असमानताएं रही हैं, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है, और वो सेल्फ रिलायंट नहीं है इकोनॉमिकली, तो इन सबको भी पहचानने की ज़रूरत है। तो मेरा ऐसा सोचना है, या जो मेरा अध्ययन है वो ये बताता है, इकोनॉमिक हम बहुत सफल हो भी जाते हैं, लेकिन यदि हम मेंटल सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो इकोनॉमिक जो सफलता है वो हमको इन चीज़ों से, जो हिंसा है या असमानता है, इससे मुक्ति नहीं दिला सकती है। इसलिए एक ऐसा विचार जो हमको लिबरेट करे, है ना, नॉलेज अननोन लिबरेट हम ऐसा बोलते हैं, तो उस लिबरेशन को हमको पहचानने की ज़रूरत है कि जो किसी भी प्रकार की हमको मेंटल जो हमारी बाउंड्रीज हैं उनसे फ्री कर सके, और हम ऐसे थॉट को लीड कर सके, उससे ये सारी प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो सकती हैं। अभी हम जिस प्रकार के थॉट्स को लीड कर रहे हैं या जिस थॉट्स के हम सपोर्टर हैं, है ना, वो उसको हमें एनालिसिस करने की अभी आवश्यकता तो है, जब हम लीडरशिप को आज 21वीं सदी में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तब। और ये जो भूमिकाएं हैं कहाँ कहाँ चाहती हैं, तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के रिसर्च के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, है ना, जो पब्लिक हेल्थ है उसकी फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा सुरक्षा का काम है वहाँ पर भी महिलाएं भी हैं। ये सब उन्होंने अपनी क्षमताओं को प्रमाणित किया ही है, और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी वो भूमिका निभा ही रही हैं। इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। अब ये जो नेतृत्व क्षमता है, तो कहते हैं कि सहन करने की क्षमता है,
उनमें सहानुभूति और संवेदनाएं हैं, है ना। महिलाएं जो है वो भावुक होती हैं, है ना, और महिलाएं जो है संगठन के साथ काम कर पाती हैं। तो ये सारी क्षमताएं महिलाओं में तो होती ही हैं। परिवार में वो जिस प्रकार से सफल होती हैं, जिस प्रकार से परिवार को लीड करती हैं, तो उनको संगठन बहुत प्रकार के मानसिकता के लोगों को भी संगठित करके उनको लीड करने की क्षमता महिलाओं में रहती ही है। और उनमें उद्यमशीलता भी होता है। यदि हम देखें तो हमारा जो किचन है ना, एक प्रकार का छोटी सी एक इंडस्ट्री ही है, जहाँ पर बहुत प्रकार का भोजन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनता है, और हम उसमें वैल्यूज भी रहते हैं। जब हम अपने लोगों की हेल्थ को ध्यान में रख करके महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो वो एक प्रकार से वो वैल्यूज को भी उसमें निभा रही होती हैं और रिलेशनशिप को भी फुलफिल कर रही होती हैं। तो इस बात को भी पहचानने की आवश्यकता है, और ये केवल महिलाओं को नहीं, सभी लोगों को इसको पहचानने की आवश्यकता है, यदि हम एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं तो, है ना। ये एक प्रकार एक दूसरे के प्रति सहनशीलता ना होना, एक दूसरे को प्रति संवेदनशील ना होना ही सारी समस्या का कारण है। और महिलाओं में अवसर को पहचान और संचालन करने की क्षमता होती है, क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत प्रकार की चुनौतियों के बीच में अवसरों को खोज करके उन्होंने अपने प्रतिभाओं का परिचय दिया है। ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझ ही पाते हैं। और सभी महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता होती है परिवार के स्तर पर, क्योंकि परिवार वो चलाती हैं। इस क्षमता को, निर्णय क्षमता को, जैसा कि आगे हमने देखा था कि वो शोध के क्षेत्र में और जितने भी आयाम हैं मानव के जीने के, उन सभी क्षेत्रों में वो निर्णय लेने की क्षमता और लीड करने की क्षमता से संपन्न होती हैं, है ना। और विविध आयामी परिवार में तो सभी महिलाएं होती हैं, और हम सभी लोगों में जब हम किसी नेतृत्व को या किसी विचार को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार एक प्रकार से हम अप्रत्यक्ष रूप से उस विचार को लीड ही कर रहे होते हैं। यहाँ हम जो लीड नेतृत्व को समझते हैं कि जो व्यक्ति आगे आकर के उसको कम्युनिकेट कर रहा है, या उसको सोसाइटी में या फैमिली में या पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल सिस्टम में आगे लेकर के जा रहा है, तो उसको वो भी एक नेतृत्व महत्वपूर्ण है ही। लेकिन किसी न किसी विचार का नेतृत्व हर मानव संतान कर ही रही होती है, तो हर स्त्रियां भी कर ही रही होती हैं। इसको भी पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को नहीं पहचानते और हम किसी भी विचार जो को उसके सपोर्टर हो जाते हैं, तो या तो हम समस्या के एक एलिमेंट हो जाते हैं या समाधान के एलिमेंट हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है। इसलिए जो नेतृत्व के लिए हम स्वीकृत होते हैं या नेतृत्व करने के लिए हम तैयार होते हैं, तो इसको हमें होलिस्टिक व्यू में समझने की आवश्यकता है ना। अब ये विविध आयामी, जैसे बहुत मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं जिसको, कि वैज्ञानिक तरीके से महिलाएं जो है पुरुषों से बेहतर कई आयामों में काम करती हैं, क्योंकि परिवार में उनको बहुत प्रकार से सामाजिक, पारिवारिक सब प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो करियर भी बनाना है, घर भी संभालना है, परिवार के सदस्यों की सेवा भी करना है। तो इन सारी जो कामों को संभालते हुए महिलाओं ने नेतृत्व के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का परिचय तो दिया ही है। इस बात को तो स्वीकारना ही होता है। अब महिलाएं जो संयमी और संवाद संप्रेषण में निपुण होती हैं, क्योंकि आदिकाल से वो परिवार में जिस प्रकार से संबंधों को लीड कर रही हैं, और जैसे जैसे उनको अवसर मिले हैं, तो परिवार को संभालते हुए उन्होंने जो अपनी संप्रेषण क्षमता का या कम्युनिकेशन एबिलिटी को और जो परिचय दिया है, उसको तो हमको पहचानना ही होगा। लेकिन अभी इसको और टोटलिटी में जो एक कंप्लीट थॉट है, उसके आधार पर पहचानने की आवश्यकता तो है। तो इसमें ये जैसे कि बहुत सारे इसमें डिस्कशन दिए हुए हैं कि महिलाएं चुनौतियों को पूरा करने में आगे रहती हैं, है ना। तो और वो जब भी उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो सक्रिय होकर के आगे काम करती हैं। सभी महिलाओं में ये अच्छा गुण है कि वो संवाद बहुत अच्छा कर लेती हैं, कम्युनिकेटिव होती हैं। किसी भी संकट में जो है महिलाएं ज़्यादा काम, कूल, है ना, और बैलेंस्ड बिहेवियर में रहती हैं। कई नई भी रहती हैं, ऐसा भी होता है ना। लेकिन अभी हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। जब इस प्रकार की बातें की जाती हैं तो ओवरऑल जो व्यू है उसको हम देखते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर महिलाएं जो है संयम के आधार पर चलती हैं। परिवार भी बिना संयम के तो चलता नहीं है। तो महिलाओं को बेहतर लीडर के तौर पर कहने का एक आधार ये भी है कि उनमें भावनात्मक समझ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो संबंधों का निर्वाह करती हैं, है ना। और इसलिए वो दूसरों की भावनाओं के साथ भी अपना सामंजस्य बिठा लेती हैं। इस बात को भी हम पहचानते हैं, और वो हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने आगे बढ़ पाती हैं और उसको ठीक प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम को सेटल कर पाती हैं। महिलाओं में एक साथ कई काम संभालने की क्षमता पुरुषों से ज़्यादा है,
क्योंकि महिलाओं को जो जिन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है घर से लेकर बाहर तक, तो निश्चित रूप से ये जो अभ्यास परंपरा में हुआ है तो अभी वो बहुत सारे कामों को संभालने की क्षमताएं रखती हैं। इसलिए एक बेहतर लीडर, क्योंकि एक लीडर के सामने बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल वर्क होते हैं, बहुत सारी जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में किसी विचार को या किसी कार्य को या व्यवहार को लीड करना होता है तो महिलाएं उसको कर पाने में सक्षम होती हैं। तो ये जो नेतृत्व क्षमता है महिलाओं में, उसके विश्लेषण के अंतिम चरण में हम हैं कि माना जाता है कि वो प्रोफेशनल ज़िंदगी में पुरुषों से ज़्यादा बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं। ऐसा भी हम देखते हैं कि लोग महिलाओं को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेज आए हैं, उसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। पर ये सारे रिसर्चेज जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के आधार पर है, और महिलाएं जो है वो शेयर भी करती हैं आसानी से, और पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छी मेंटर होती हैं, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस को डील करती हैं। तो डिफरेंट बहुआयामों में, डिफरेंट डायमेंशंस में वो अच्छे प्रकार से मेंटरशिप को कर पाती हैं, और रिलेशनशिप के आधार पर वो काम करती हैं, और वो जो भी जिन लोगों के साथ काम करती हैं उनकी प्रतिभाओं को भी वो समझती हैं। और महिलाएं इसलिए भी बेहतर होती हैं क्योंकि हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ठीक से सुनती हैं, क्योंकि परंपरा में ऐसा उनको अभ्यास किया गया, क्योंकि उनको सुना ही नहीं गया है, परंपरा में उनको ही सुनना पड़ता है। तो ये जो परंपरा में एक अभ्यास रहा है वो बहुत महिलाओं के लिए बेनिफिट देता रहा कि उनमें एक सुनने की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई है। इसलिए जब वो कोई चीज़ को हम ठीक से सुनते हैं तभी हम उसके हल निकाल पाते हैं। अभी तो हम ठीक से सुनने की क्षमता से भी संपन्न बहुत सारे लोग नहीं हैं, पर महिलाएं जो हैं इस प्रकार की क्षमता से संपन्न होती हैं। इस बात को उन्होंने प्रूव किया है ना। और महिलाएं विनम्र होती हैं, है ना, इसलिए वो दूसरे की ताकत और कमजोरी को ठीक से पहचान पाती हैं, और क्योंकि वो रिलेशनशिप को लीड करती हैं इसलिए वो इस प्रकार को पहचान पाती हैं। ये बात भी हमारे लिए समझने की है। तो महिलाओं में जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो महिलाओं में किस किस प्रकार से पुरुषों से भिन्न है, इस बात को यहाँ रखा गया था। लेकिन है ना, लेकिन मानव के रूप में जो महिलाएं अपने को पहचानेंगी या पुरुष अपने को पहचानेंगे, तो जिस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस एक दूसरे के बीच में दिखाई देते हैं, या जी इन जो महिलाओं की लीडरशिप के कारण पुरुषों में जो रिवोल्ट या उनके प्रति जो प्रतिक्रिया आई है, उसके कारण से जो डिस्टर्बेंसेस हैं ह्यूमन लाइफ में, उसको भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और ह्यूमन अप्रोचेस के आधार पर लीडरशिप को पहचानने की ज़रूरत है, जो कोएग्जिस्टेंशियल थॉट के आधार पर हो सकता है। ऐसा मैं स्वीकारती हूँ क्योंकि मैं कोएग्जिस्टेंशियल थॉट की अध्येता हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। आप लोग के कॉलेज में जब कभी इस प्रकार की बातचीत होगी तो इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो मूल है ना, बेसिक एरिया ऑफ लीडरशिप है वो किस प्रकार से हैं, तो दर्शन और विचार क्षमता ही नेतृत्व क्षमता होती है। हम लोग केवल उसका मूल्यांकन करके, उसको स्वीकार करके, किसी थॉट को एक्सेप्ट करके, उसका एवेल्यूशन करके उसको हम संप्रेषित करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो मेन जो क्षेत्र हैं उसके बेसिक हैं वो अनुभवात्मक है ना, और प्रामाणिक है ना। जैसे हमने देखा कि डेमोक्रेटिक अप्रोचेज जो रिलीजियस अप्रोचेज हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, उसमें ज़्यादा लोगों के लिए लिबर्टी है, इसलिए उस प्रकार के जो थॉट हैं उसको हम प्रामाणिकता के आधार पर स्वीकार करते हैं। और मानव जाति ने अभी जो डेमोक्रेटिक अप्रोचेज हैं उनमें भी क्वेश्चन खड़े हो गए, इसलिए एक नए प्रकार की पॉलिटिकल अप्रोचेज को पहचानने की आवश्यकता हमको महसूस हो रही है। तो जब तक हमारे पास डेमोक्रेटिक अप्रोचेज का विकल्प नहीं है कि यदि डेमोक्रेटिक अप्रोचेज हैं जो लीडरशिप है उसको हटाएंगे तो हम उसकी जगह लाएंगे क्या, इसको भी पहचानने की ज़रूरत होती है जब हम लीडरशिप कर रहे होते हैं। तो यदि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो एक प्रकार से हम डिस्टर्बेंस के ही स्रोत होते हैं। इस प्रकार से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। और इसके जो बौद्धिक क्षेत्र हैं, जो कॉग्निटिव फील्ड है ना, तो उसको फिलॉसफी की, तो कोई भी जो आइडियोलॉजी है, थॉट है, वो किसी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही होता है, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था इसको। और ये जो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव क्षेत्र है, जो बौद्धिक क्षेत्र है, तो बौद्धिकता के आधार पर ही सारे जो पहचानने की क्षमता है मानव के अंदर है, उसके आधार पर ही हम लीडरशिप जो है वो डिसाइड होती है, और वो लॉजिकल हो। तो यहाँ लॉजिक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो अभी तो हम लोग किसी गलत को सही कर देना और सही को गलत
किसी गलत को सही साबित कर देना और किसी सही को गलत साबित कर देना, अभी इस प्रकार के अप्रोचेस को हम लॉजिक बोलते हैं। क्योंकि अभी मानव के पास जो है ये क्षमता ही नहीं है कि को राइट और रॉन्ग का कोई हम क्लियर जो है डिस्टिंक्शन कर सकें। अभी पूरी मानव जाति जो है वो राइट और रॉन्ग का स्पष्ट विभाजन पहचानने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार से इसी कारण से ये जो हमारे लॉजिक्स हैं वो कई बार हमको मिसगाइड भी कर देते हैं। तो लॉजिक का मतलब होता है जो मैं कोई एग्जिस्टेंशियल थॉट के आधार पर, सहअस्तित्ववाद के आधार पर आपसे बात कर रही हूँ कि जो किसी सही के प्रति हमको कनेक्ट कर दे, सही के साथ कनेक्ट कर दे, उसको मध्य दर्शन में या जो कोई एग्जिस्टेंशियल थॉट है उसमें उसको लॉजिक कहा गया है। और जो भी वैचारिक क्षमता है, जो आइडियोलॉजी है, तो ये जो कलेक्टिव है या वो फ्रेगमेंटेड है, इसको भी हमको पहचानना पड़ेगा। इस प्रकार से इसके एनालिसिस हमको करनी पड़ेगी। तो ये मूल क्षेत्र है जहाँ पर कि नेतृत्व किया जाता है। और फिर व्यवहारिक क्षेत्र है, यहाँ पर भी लीडरशिप होती है। जैसा कि हमने बात किया कि महिलाएं ज़्यादा व्यवहारिक होती हैं, है ना। तो ये लीडरशिप जो है महिलाओं की वो तो सफल होती है, जबकि सभी लीडरशिप को व्यवहार के आधार पर सफल होने की आवश्यकता है, जो न्याय की अपेक्षा में की जाती है। तो फैमिली रिलेशनशिप एक बेसिक क्षेत्र है, सोशल रिलेशनशिप एक वो फील्ड है, नेशनल और इंटरनेशनल फील्ड पर भी रिलेशनशिप, इसका प्रभाव तो जाता ही है। एक भी लीडरशिप कहीं से भी खड़ी होती है वो इतने बड़े लेवल तक, फैमिली से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक उसका इम्पैक्ट जाता ही है। क्योंकि कोई भी मानव संतान जो है किसी परिवार से ही संबंधित रहती है और वो वहीं से रह करके पूरी व्यवस्था में भागीदारी करती है। इस बात को भी पहचानने की ज़रूरत है। फिर व्यवसायिक क्षेत्र में हम करते हैं लीडरशिप को, तो वो जो व्यवस्थात्मक है, जो हमारा ऑर्डर है, जो सिस्टम है, तो उसमें नियम, प्रक्रिया है ना, और प्रोसेस, और जो उसकी विधि है, जो और नीतियां हैं, और जो उसके लेजिस्लेशन है, विधान है, उसके आधार पर हम लोग करते हैं। तो ये जब तक हमको इनकी नियम, प्रक्रिया, विधि और नीति और विधान इनकी स्पष्टता नहीं होती है, तब तक ये लीडरशिप जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। इसलिए जो हमारी प्रोडक्शन, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन नीतियां हैं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो सुरक्षात्मक, जो हमारी डिफेंस की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, वो कैसी होनी चाहिए कि सदुपयोग, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका सदुपयोग कर पाएँ। और ये सदुपयोग सिखाने का जो लीडरशिप है वो धर्म के पास है और संस्कृति के पास है ना। तो इस प्रकार से ये धर्म और संस्कृति जो है इतनी जगहों पर भी लीडरशिप होती है, उसको भी हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक मानव के चारों जो आयाम हैं उनकी बात करने जा रही हूँ आपके साथ में। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। तो ये चूँकि हम कोई भी लीडरशिप जो है कोई ह्यूमन बीइंग ही करता है किसी थॉट को स्वीकार करके, तो जैसे कि मानव का जो है वो फुल पिक्चर नहीं है अभी, ना तो आइडियलिस्टिक अप्रोच के पास है, ना ही मटेरियलिस्टिक अप्रोच के पास है। क्योंकि आइडियलिस्टिक अप्रोच में तो जो है वो कहा गया कि मानव जीवन जो है वो, मानव जो है वो जीव चेतना में है और जीव ही है मानव के शरीर में, और वो ठीक से मानव को डिफाइन नहीं कर पाया। इसी प्रकार से जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो भी मानव को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया है। तो जो कोएग्जिस्टेंशियल थॉट है वो मानव को किस प्रकार से डिफाइन कर रहा है, जिससे हम एक होलिस्टिक व्यू को पहचान पाएँ कि लीडरशिप के जो डिफरेंस डायमेंशंस हैं उनमें किन किन फील्ड में वो ये लीडरशिप लीड करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग। तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसकी हमने पहले भी बात की थी, बौद्धिक क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर विधि को पहचाना जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेड होगी या जो हमारी विधि होगी, या वो कलेक्टिव विधि होगी, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अभी जो रिलीजियस अप्रोचेस है या जो आइडियलिस्टिक थॉट है या जो मटेरियलिस्टिक थॉट है, वो अभी एक टोटलिटी में जो एक समग्र चिंतन को नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है। इसलिए कोएग्जिस्टेंशियल थॉट में इसकी संभावनाएं उदित हुई हैं, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और ये जो बौद्धिक क्षेत्र है ना, तो जो हम जिस प्रकार से विचार करते हैं वही हमारी संस्कृति है ना। तो ये संस्कृति जो है वो मानव सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रही है, मानव समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, या किसी एक जो कम्युनिटी अप्रोचेज हैं उसको लीड कर रही है, इसको भी पहचानने की ज़रूरत है। तो मानव जो है जब विधि को पहचानता है, कलेक्टिव या फ्रेगमेंटेड स्पोज, इन दो के आधार पर ही चलता है। तो उसके आधार पर संस्कृति तय होती है, उसके आधार पर ही सामाजिक क्षेत्र तय होते हैं, उसके आधार पर जो नेचर के साथ जो रिलेशन है उसका फुलफिलमेंट होता है, और उसी के आधार पर जो बिहेवियर है वो जो हमारी सभ्यता का पार्ट है,
और व्यवस्था जो है वो जो रिलेशनशिप हमारा नेचर के साथ है उसके आधार पर है। तो ये संस्कृति सभ्यता जो है और व्यवस्था, इन क्षेत्रों पर भी लीडरशिप जो है वो अप्लाई होती है, उसका इम्पैक्ट वहाँ तक जाता है। इसलिए लीडरशिप के जितने भी थॉट है जो अभी हमने मटेरियलिस्टिक थॉट के आधार पर जो भी कुछ देखा है उसको एक समग्र चिंतन के आधार पर पहचानने की आवश्यकता है। और जब समग्र चिंतन के आधार पर पहचान पाएंगे जो एबिलिटी किसी भी एक ह्यूमन बीइंग में होगी, चाहे वो स्त्रियों में अभी हम जिस प्रकार की बातें करते हैं और कर रहे हैं कि स्त्रियों में ज़्यादा है, तो है, इस बात को तो पहचानना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिसर्च से आया है। तो ये सभी में इस प्रकार की क्षमताएं आ पाएँ तो हम लीडरशिप से वो सारा ही जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो सभी की शुभ की एक्सपेक्टेशन है ना, जो हमारी मॉरलिटी की एक्सपेक्टेशन है, जो हम किसी एक समस्या के हल के लिए हम किसी लीडरशिप को करते हैं या लीडरशिप को स्वीकार करते हैं, तो ये हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएंगी, ऐसा मेरा सोचना है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों तक कुछ कम्युनिकेट कर पाई होंगी, तो आप सभी को धन्यवाद। और अभी कुछ क्वेश्चन आंसर हों तो मैं उसको ले सकती हूँ। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।